अध्याय 2 संरचना तथा भूआकृति विज्ञान में आज हम निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत के भूआकृति खंड, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूभाग। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें वो मिट्टी आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जात और बहिर्जात बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। भारत के भूवैज्ञानिक खंड: प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय खंड: प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटिबंधी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थानवी प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत प्रायद्वीपीय खंड के उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिनमें अरावली, नल्लावाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम हो गई है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियाँ यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय खंड: हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतक्रियाओं से प्रभावित हैं। इनमें बलन, भ्रंश और क्षय बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में हैं। गार्ज, वी-आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ तथा जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान:
भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम भारत की भूआकृति के बारे में चर्चा करेंगे। किसी स्थान की भूआकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। आइए अब हम एक एक करके सभी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियाँ हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय की चारों समानांतर पर्वत श्रेणियाँ फैली हैं। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवा और सांस्कृतिक विभाजक भी है। दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव पड़ते हैं। हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में बांट सकते हैं। आइए हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। इसमें हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, इसमें कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय और अंतिम पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करीबा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित हैं। महत्वपूर्ण ताजे पानी की झीलें जैसे डल और वूलर झील
खारे पानी की झीलें जैसे पोंगोंग सो और सोमुरुरी भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां भी इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ भी यहीं स्थित हैं। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। अब हम हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, जो घाघरा की सहायक नदी है, के बीच स्थित है। ये भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज और घाघरा, यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ बहती हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय यहीं स्थित हैं। लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तरांचल में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालयी खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून शामिल हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। ये एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं। गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से ये क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं।
अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, मिसमी, निशी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक निची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरी खेती करती हैं। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटाक झील कहा जाता है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है: खादर और भांगर। आइए अब हम भावर के बारे में बात करेंगे। भावर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शेल और कोलास जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। तराई की बात करेंगे। भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। प्रायद्वीपीय पठार।